जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। फिर से रसोई गैस में फिर से महंगाई की आग। रायपुर में 1124 रुपए का मिलेगा 14 किलो का घरेलू सिलेंडर। पिछले जुलाई में 906 रुपए का मिलता था। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस का दाम एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब यह 50 रुपए अधिक कीमत पर मिलेगा। रायपुर में अभी तक 14.2 किलोग्राम घरेलू रसोई गैस की कीमत 1074 रुपए थी। बुधवार से ही नई दर से 1124 रुपए की कीमत पर सिलेंडर मिलने लगा है। अब से ठीक एक साल पहले यानी जुलाई 2021 में यही सिलेंडर केवल 906 रुपए में उपलब्ध था। बताया जा रहा है कि पिछले 12 महीनों में रसोई गैस की कीमतों में 218 रुपए का इजाफा हो चुका है। रायपुर के रसोई गैस की कीमतों पर नजर डालें तो जुलाई 2021 में इसकी कीमत 906 रुपए थी। अगस्त में इसमें 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई। सितंबर में इसकी कीमत में 25 रुपए और जुड़ गए। अक्टूबर 2021 में 15 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक लगभग कीमतें स्थिर बनी रही। अप्रैल 2022 में रसोई गैस की कीमतों में 77 रुपए और मई में 53 रुपए का इजाफा किया गया था। यही अब तक एक सिलेंडर 1024 रुपए में उपलब्ध था। रायपुर के गैस एजेंसी के संचालक आशीष वाजपेयी ने बताया कि आज से 1124 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर मिलेगा। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उन्होंने कहा कंपनियों ने पिछले 2 महीनों में लगातार कीमतें बढ़ा दी है। कांग्रेस बोल रही है मूल्य वृद्धि जनता पर अत्याचार कर रही है। भाजपा बोली है 10 करोड़ रसोई गैस गरीबी को बांटा है। रसोई गैस की कीमतों के संबंध सवाल होने पर भाजपा विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि मोदी जी के सरकार बनने के बाद इस देश में 10 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन वंचित लाभुकों को वितरित किए गए हैं। यह उन लोगों को दिया गया जो अपने पैसों से इसे खरीदने में सक्षम नहीं थे। उनके लिए 200 रुपए की कमी की गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह बड़ी रियासत दी गई। कौशिक ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत ऊपर नीचे होते रहते हैं, फिर भी केंद्र सरकार ने बड़ी रियासत दी है। राज्य सरकार से भी इसकी मांग है कि टैक्स कटौती कर इसे और सस्ता करे। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में राज्य गीत से शुरू होगी प्रार्थना की शुरुआत। 5वीं क्लास में हर माह के टॉपर करेंगे अगुवाई। समाचारों की हेडलाइन भी पढ़ी जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब प्रार्थना सभा की शुरुआत राज्य गीत अरपा पैरी के धार से होगी। प्रार्थना सभा की अगुवाई मासिक आकलन में सर्वाधिक अंक पाने वाले 5 विद्यार्थी करेंगे। इसी आधार पर प्रत्येक माह बच्चों का चयन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक प्रार्थना सभा में शाला नायक विद्यार्थियों को देश और प्रदेश की एकता समृद्धि के लिए शपथ दिलाएगा। इस दौरान इतनी शक्ति हमें देना दाता जैसे एक प्रेरणा गीत गाया जाएगा। समाचार पत्र से सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुख्य समाचारों की हेडलाइन का वाचन किया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थी कोई नैतिक या प्रेरक कहानी सुनाएंगे। विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का समापन किया जाएगा। करीब 20 मिनट की प्रार्थना सभा होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रार्थना सभा में प्रत्येक हिस्से के लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है। राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकंड, शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरक गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट और नैतिक व प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय तय हुआ है। यानी प्रार्थना सभा के आयोजन से विसर्जन तक करीब 20 मिनट का समय लगेगा। 2019 में ही राज्य गीत का दर्जा मिला था। नरेंद्र वर्मा के लोकप्रिय गीत अरपा पैरी के धार को 2019 में पहली बार राज्य गीत का दर्जा दिया गया था। इसके बाद से यह सभी सरकारी आयोजनों में अनिवार्य रूप से गाया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको दैनिक प्रार्थना सभा में भी शामिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 15 जुलाई तक होगा फसल बीमा। फल सब्जी मसाला उत्पादक किसान 5% किस्त चुकाकर करा सकते हैं बीमा। बाढ़ सूखा और बीमारियों से क्षतिपूर्ति मिलेगी। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी यानी फल सब्जी और मसालों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा 15 जुलाई तक कराया जा सकता है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि तय तारीख तक किसान 5% की तय किस्त अदा कर फसलों को बीमित कर सकते हैं। इससे उनको खराब मौसम और उसके प्रभाव से हुए बीमारियों से नुकसान की क्षतिपूर्ति मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना को पुनर्गठित किया गया है। इसमें कम तापमान, अधिक तापमान, बीमारी बढ़ाने वाले मौसम, कीट बीमारियों का प्रकोप, कम या अधिक वर्षा की स्थिति, ओलावृष्टि, चक्रवाती हवा से होने वाले नुकसान शामिल है। बीमा कराने वाले किसानों को अधिसूचित फसल के अनुसार निर्धारित ऋण मान का 5% बीमा किस्त कृषक अंश के रूप में जमा करना होगा। यह ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसानों को करना होगा। खरीफ 2022 के लिए सरकार ने टमाटर, केला, बैगन, मिर्च, अदरक, पपीता और अमरूद को बीमा के लिए अधिसूचित फसल घोषित किया गया है। उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीमा कराने हेतु चॉइस सेंटर, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि, लोक सेवा केंद्र, बैंक शाखा एवं सहकारी समिति की अधिकृत संस्था बनाया गया है। बीमा कराने के लिए जरूरी होगा
फसल बीमा कराने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की जरूरी होगी। इसमें अरेडी कृषक फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड, IFSC कोड, शाखा और खाता संख्या इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख वाले अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति शामिल है। इन बीमा कंपनियों ने प्रतिनिधि से मिलेगी अधिक जानकारी। अधिकारियों ने बताया कि फल बीमा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जिला स्तर पर अधिकृत संतोष कुमार, जिनका मोबाइल नंबर 9156316735 से संपर्क किया जा सकता है। विकास का स्तर पर धरसीवा के लिए तुकाराम और तिल्दा के लिए कुलेश्वर चौहान को नियुक्ति किया गया है। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी भी मदद करेंगे। चीट फंड घोटाले में हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग। सीएम बोले अभी तक 40 करोड़ की संपत्ति खोज पाए, 6000 करोड़ की हुई थी लूट। छत्तीसगढ़ में पिछले दशक के दौरान चीट फंड कंपनियों के नाम पर हुए फर्जीवाड़ा में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद कहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री ने कहा, चीट फंड कंपनियों ने जनता से 6000 करोड़ रुपए के करीब लूट ली है। अब तक उनकी संपत्ति से 40 करोड़ रुपए ही वापस मिल पाए हैं। इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। रायपुर पुलिस परेड मैदान पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, चीट फंड मामले में आम जनता का हजारों करोड़ रुपए लूटकर कंपनी ले गई है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रमन सिंह और उनके परिवार के लोग, उनका सांसद बेटा था, खूब प्रचार किए लोग। मैं केंद्र सरकार और ईडी प्रवर्तन निदेशालय से निवेदन करता हूं कि आम जनता से 6000 करोड़ रुपए लेकर चीट फंड कंपनियां भाग गई है। उनकी संपत्ति तो हम लोग खोज लिए, अभी तक 40 करोड़ रुपए ही वापस कर पाए हैं, लेकिन लूट का जो आंकड़ा हम लोग निकाले हैं 6000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। सीएम ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो ईडी को इसकी जांच लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या रमन सिंह इसके लिए तैयार है? मुख्यमंत्री ने नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाला मामले में भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ईडी को यह बताना चाहिए कि सीएम मैडम कौन है, ईडी के पास है या न वह केस है, इसे बताना चाहिए। इसमें कार्रवाई भी करनी चाहिए। भाजपा और केंद्र सरकार को असफल बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनता को समझना होगा कि वोट किसे और मुद्दे पर मांगते हैं और काम कुछ और करते हैं। केंद्र में तो जो सरकार अभी बैठी हुई है उसे राज चलाना नहीं आता। ट्रेनें वे चला नहीं पा रहे हैं, एयरपोर्ट संचालित नहीं करा पा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम के संचालित नहीं कर पा रहे हैं, पावर प्लांट को कोयला उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और किसानों को खाद भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और नौजवानों को रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। अग्निवीर लाना इनका जीता जाता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आम जनता की कसौटी का केंद्र सरकार बुरी तरह से असफल रही है। केंद्र सरकार पर महंगाई भी बढ़ाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक तरफ आम जनता, किसान, मजदूर, महिला अथवा नौजवान की आमदनी में वृद्धि करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है। दूसरी तरफ केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है जो गैस के भाव बढ़ा रहे हैं, डीजल के भाव बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, खाद की कीमत भी बढ़ गए हैं, कोयला का संकट पैदा हुआ। आज 3 से 4 गुना अधिक कीमत पर विदेश से कोयला लाएंगे तो बिजली उत्पादन में लागत में वृद्धि होगी। इसका उसका भी आम जनता पर ही प्रभाव पड़ेगा। एंकर की गिरफ्तारी विवाद पर भी कहा, यूपी पुलिस अपराधी को बचा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, उसे सहयोग करना चाहिए था, लेकिन वे बचाने की कोशिश में थे। भाजपा न्यायालय के किसी आदेश को नहीं मान रही है। अभी दिल्ली की गिरफ्तारी में बाधा उत्पन्न की। नुपुर शर्मा के मामले में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, भाजपा समर्पित लोग उस निर्णय को जिस प्रकार से ट्रोल किए हैं, वे न्यायालय और संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। ये अपने हिसाब से एजेंडा चलाना चाहते हैं। अब विधानसभा सत्र के बाद दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 10 महीने की राधिका को रेलवे में नौकरी का वादा। पहली बार इतनी छोटी बच्ची का अनुकंपा नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन, रेलवे ने रचा इतिहास। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के कार्मिक विभाग ने 10 माह की बच्ची राधिका यादव का अनुकंपा नियुक्ति के लिए पंजीयन किया है। 18 साल की होने पर उसकी नियुक्ति रेलवे में हो जाएगी। रेलवे के अफसरों की माने तो भारतीय रेलवे के इतिहास में संभवतः यह पहला मामला है जब इतनी छोटी बच्ची की उम्र का बच्ची का अनुकंपा नियुक्ति के लिए पंजीयन किया गया है। राजेंद्र के चाचा और छत्तीसगढ़ राज्य कमेटी के प्रदेश सचिव देव यादव ने बताया कि राजेंद्र कुमार यादव रेलवे में पीपी यार्ड भिलाई 3 चरोदा में सहायक के पद पर कार्यरत था। उसने बचपन से ही काफी गरीबी वाला जीवन जिया। 3 साल पहले उसकी रेलवे में नौकरी लगी थी। इसके बाद वह मंदिर हसौद से अपनी पत्नी मंजू के साथ चरोदा आ गया और यही रेलवे क्वार्टर में रहने लगा। 1 जून 2022 को मंदिर हसौद अपने घर से भिलाई जाते समय सड़क दुर्घटना में राजेंद्र कुमार और उनकी पत्नी मंजू यादव की दर्दनाक मौत हो गई थी। देव यादव का कहना है कि राधिका भगवान की बच्ची है। जिस दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई उसमें उसे खरोच तक नहीं आई। रेलवे ने भी उसे उस उम्र की नौकरी दी है जिसे वह बोलना तक नहीं जानती। 18 साल के होने के बाद वह सीधे
नौकरी में चली जाएगी। वर्तमान में राधिका अपने दादा दादी के साथ मंदिर हसौद में रह रही है। राजेंद्र के चचेरे भाई सुनील ने बताया कि वह लोग भी राधिका के साथ रेलवे के रायपुर मंडल कार्यालय गए थे। रेलवे के अधिकारियों एवं कल्याण निरीक्षक ने उनके पास फोन कर मंदिर हसौद आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने खुद वहां आकर अधिकारियों से मिलने की बात कही। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने वहां बुलाया। वहां वरिष्ठ मंडल कर्मी के अधिकारी उसने व्यक्तिगत रूप से मिले और वहीं पंजीयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। 1 साल से कम उम्र में पहला पंजीयन। रेलवे मंडल के अधिकारियों ने भी राधिका को पूरी मदद उपलब्ध कराई है। इतना ही नहीं, उन्होंने राधिका को रायपुर मंडल कार्यालय बुलाया और उसका अनुकंपा नियुक्ति के पंजीयन भी किया है। सोमवार को राधिका अपने दादा दादी, मौसा और चाचा चाची के साथ रेल मंडल कार्यालय रायपुर पहुंची थी। यहाँ अधिकारियों ने 10 माह की बच्ची के अंगूठे का निशान लेकर उसका पंजीयन किया। अधिकारियों का कहना है कि जहां तक उनकी जानकारी है कि यह पहला मामला है जब तक 1 साल से भी छोटी बच्ची का पंजीयन अनुकंपा नियुक्ति के लिए रेलवे में किया गया है। वयस्क होते ही सीधे होगी ज्वाइनिंग। रायपुर रेल मंडल के PRO शिव प्रसाद का कहना है कि यह एक पहला ऐसा मामला है जब 1 साल से कम उम्र के बच्चे का अनुकंपा नियुक्ति के लिए पंजीयन किया गया है। राधिका की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सभी कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई है। जैसे ही वह बालिग होगी उसकी पद स्थापना हो जाएगी। बिलासपुर के सैकड़ों घरों में घुसा पानी। 3 घंटे के तेज बारिश से शहर का ड्रेनेज सिस्टम हुआ फेल। सड़कों गलियों में 3 फीट तक पानी भर गया। बिलासपुर में बुधवार की तड़के हुई जोरदार बारिश से रिहायशी इलाकों में नाली का पानी घरों में घुस गया। 3 घंटे की बारिश से निगम के सारे दावों की पोल खुल गई। अज्ञे नगर, विनोबा नगर, विद्यानगर, मगरपारा, मंझवापारा, मित्र विहार कॉलोनी और तोरवा क्षेत्र के साथ ही शहर के कई रिहायशी कॉलोनियों में बारिश के बाद नाली का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। इस दौरान लोग निगम अफसर और महापौर को फोन लगाते रहे, लेकिन पानी निकासी की समस्या से निजात नहीं मिल पाया। बुधवार की सुबह 3 बजे शुरू हुई बारिश सुबह 6 बजे तक होती रही। इसके चलते पुराना बस स्टैंड से लेकर अग्रसेन चौक तक मुख्य मार्ग में पानी भर गया। इसी तरह श्रीकांत वर्मा मार्ग, मित्र विहार कॉलोनी, हंसा विहार, विद्यानगर, विनोबा नगर व आसपास के इलाकों में नाली का गंदा पानी घरों में भर गया। ऐसे में अज्ञा नगर, मंझवापारा, विनोबा नगर सहित तोरवा क्षेत्र में जल भराव की समस्या से लोग परेशान होते रहे। नगर निगम ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नालियों के निर्माण कराने का दावा किया था, लेकिन वह 110 नालियों की सफाई में भी लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन बुधवार की सुबह हुई बारिश के 3 घंटे बाद भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। बारिश में चल रहा नाली निर्माण व्यापार विहार से डाइवर्ट कर दिया गया है नाली का पानी। मंझवापारा और अज्ञान नगर में लोगों को जल भराव की समस्या गिनाई, तब निगम अफसरों के हाथ खड़े कर दिए। रहवासियों ने जब पानी निकासी की समस्या से निपटने खुद पहल की, तब पता चला कि व्यापार विहार इलाके के पानी को डाइवर्ट कर दिए गए, जिसके चलते निचली कॉलोनियों में जल भराव की समस्या हो रही है। उन्होंने इसकी शिकायत महापौर रामशरण यादव से की, लेकिन अफसरों से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई। दयालबंद स्कूल और तोरवा में पेट्रोल पंप में भर गया था पानी। निगम आयुक्त बोले कुछ जगहों पर मिली थी शिकायत। जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन